चैप्टर 911 में बेयाम में कैटलिया और द हैंग्ड मैन की सीक्रेट मीटिंग होती है। एल्जर बताता है कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स के कंट्रोल में है। कैटलिया उसे मिस्टर मून से मदद लेने का सुझाव देती है, लेकिन एल्जर इसे आखिरी विकल्प के रूप में रखता है। अब चैप्टर 912 ओरिजिन्स ऑफ द आर्टिजन शुरू हो रहा है। कैटिलाया ने द हैंग्ड मैन की बात समझ ली। अगर मामला सचमुच इतना गंभीर हो तो वे द मून को प्रयोग में लाकर पूरे सैंग्विन वंश को सम्मिलित कर सकते थे। इस तरह वे उपद्रव में अपने नुकसान घटाकर कुछ लाभ भी कमा सकते थे। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर मामला इतना ही गंभीर है। फिर बोला, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, इसलिए वो आखिरी विकल्प है। ये उत्तर सुनकर कैटिलाया के दिमाग में तुरंत कई तार जुड़ गए। द हैंग्ड मैन अपने ऊपर गैरमन स्पैरो की नज़र को बहुत अहमियत देता है, शायद इसलिए कि वह उसकी हरकतें बैकलैंड और ट्रियर के राजनीतिक चालों जैसी थीं। गलती हुई तो पहले दबाना और फिर किसी और रास्ते से मामला सुलझाना। ऐसी आदतें बताती हैं कि वो कभी या अभी किसी सख्त हायरार्की वाले शक्तिशाली फैक्शन का हिस्सा रहा होगा, शायद किंग ऑफ द 5 सीज की फ्लीट। विचारों में उलझी कैटिलाया ने फिर चर्चा की धारा वापस मोड़ी। आर्टिसन का वर्णन जारी रखो। अल्जर जैसे पहले से स्क्रिप्ट तैयार किए हो बिना हिचकिचाहट के न कहा। उस आर्टिसन की पहचान छुपाने के लिए मैंने उसे चर्च ऑफ स्टीम का सदस्य बताया, ताकि ये रिसोर्स दूसरों के कब्जे से बाहर रहे, पर असल में वह अपनी जिंदगी के फाइन वाइन और ब्यूटीज बनाए रखने के लिए अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स के लिए आइटम बनाता था। उसने चर्च ऑफ स्टीम को धोखा दिया और बयाम में छिप गया। इस बार उसने एक अजीब बीमारी कॉन्ट्रैक्ट की और किसी अज्ञात शख्स द्वारा मॉनिटर हुआ। बाद में वह प्राइमोर्डियल मून पर विश्वास करने वालों के नियंत्रण में आ गया। वे दावा करते थे कि उसे नई जिंदगी मिल सकती है। कैटिलाया ध्यान से सुनती रही। उसकी फिक्रमंद आंखों में पर्पल टिंट चमक रही थी। द हैंग्ड मैन की बताई बातें खत्म होने पर वह सोची और बोली, एक आर्टिसन के पास मिस्टिकल आइटम्स की कमी नहीं होती। वे बियॉन्डर इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस जानते हैं। उनका स्तर सीक्वेंस 5 ही होगा। लेकिन प्राइमोर्डियल मून वालों ने इस आर्टिसन को बिना चोट पहुंचाए किस तरह कंट्रोल किया? क्या इसमें कोई डेमीगॉड शामिल था? अल्जर ने धीरे धीरे सिर हिलाकर नकारते हुए कहा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। मेरे अनुमान में आर्टिसन में भी कुछ सहमति की झलक थी, यानी धमकी और दबाव के साथ साथ उन्होंने उसकी कमजोरियों को टारगेट करके उसे लुभाया भी होगा। इस तरह उसने डेमीगॉड के तत्व की थ्योरी को नकार दिया। कैटिलाया ने समझकर कहा, उन प्राइमोर्डियल मून वालों ने आर्टिसन तक कैसे पहुंच बनाई? तुम्हारे वर्णन के अनुसार ये आर्टिसन केवल भरोसेमंद मित्रों से ही व्यापार करता था। वह अपने चैनल नहीं बढ़ाता और बहुत सतर्क रहता है। अल्जर ने एक पल ठहरकर कहा, मुझे ठीक नहीं पता, पर एक थ्योरी है। मैंने एक बार द वर्ल्ड की मदद से उस आर्टिसन को वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बेचा था। वेयरवुल्फ पाथवे म्यूटेंट पाथवे से संबंधित है और इसके फॉर्मूला और कैरेक्टरिस्टिक्स पर रोज स्कूल ऑफ थॉट का कड़ा अधिकार है। लीकेज बहुत कम होते हैं। कैटिलाया ने चुपचाप मन में जोड़ दिया, प्राइमोर्डियल मून वाले सदर्न कॉन्टिनेंट में अक्सर रोज स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े होते हैं। अल्जर का संदेह था कि वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक में कोई लेटेंट समस्या रही होगी, जिसकी वजह से आर्टिसन को रोज स्कूल ने टारगेट किया होगा। यही कारण है कि रोज स्कूल ने म्यूटेंट पाथवे के फॉर्मूला पर कड़ा अधिकार संभाल रखा है। कैटिलाया ने और सवाल उठाए और तसल्ली भरे जवाब पाए। अंत में उसने पूछा, उस आर्टिसन का नाम क्या है? वह किस देश का है? अल्जर ने सीधे कहा, वह इंतिस का है। अपना नाम वह सीएल्फ बताता है। सीएल्फ। कैटिलाया ने नाम अपना करके दोहराया और हल्की सी भवें चढ़ाईं। अल्जर ने संदिग्धता देखकर पूछा, आपने उसका नाम सुना है क्या? कैटिलाया ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, एम्परर रोजेल का बड़ा बेटा सील था। ये नाम बहुत मिलता जुलता है। वह बिना रुके आगे बोली, वह राजकुमार उस समय मर गया जब एम्परर की हत्या हुई थी। डर और चिंता से तब सॉरन फैमिली ने उसके वंशजों को फांसी या निर्वासन की सजा देना चाहा, पर चर्च ऑफ स्टीम ने उन्हें क्लर्जी की तरह लिया। अल्जर ने हल्का सा सिर हिलाकर पूछा, आपको शक है कि सीएल्फ उसी राजकुमार का वंशज है? उत्तरी महाद्वीप के कई देशों में जैसे इंतिस और फेसैक लोग अपने पूर्वजों का नाम अक्सर इस्तेमाल करते थे। ये एक सम्मान की विरासत होती थी, इसलिए कोई नाम मिलना असामान्य नहीं था। पर आर्टिसन सीएल्फ के पास चर्च ऑफ स्टीम का बैकग्राउंड था और वह आर्टिसन बन चुका था, जो याद रखने योग्य था। कैटिलाया ने कहा, यदि तुम उसका खून ला सको तो मैं जल्दी पुष्टि कर दूंगी। अल्जर ने बिना और कुछ पूछे समझ लिया। फिर पूछा, क्या आप अभी कार्यवाही कर रही हैं? मैं समर्थन दे सकता हूं। कैटिलाया के चश्मे पर क्रिम्सन मूनलाइट की परछाई नजर आई। वह कुछ देर सोची और बोली, नहीं, मैं कुछ समय के लिए अवलोकन करूंगी। हमें पहले यह समझना होगा कि प्राइमोर्डियल मून वाले आर्टिसन सीएल्फ को क्यों नियंत्रित कर रहे हैं। यदि उनका उद्देश्य केवल आर्टिसन को मिस्टिकल आइटम्स बनवाना है तो मामला आसान है।
पर अगर उनके और भी मकसद हैं तो समस्या और गहरी होगी। हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। एडमिरल ऑफ द स्टार्स के अनुरूप अल्जर ने कहा, मैं बयाम में अधिक देर तक नहीं ठहर सकता, वरना संदेह बढ़ेगा। यदि आपको मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जल्द बुलाइएगा। कैटेलाया ने पुष्टि पाकर अल्जर को विदा दिया। वह धीरे धीरे उठकर अपनी हुडी ऊपर खींचकर बाहर चली गई। जैसे ही उसने आर्टिसन सियल्फ का हाल जाना, कैटेलाया ने अपना भारी चश्मा हटाकर माथे पर उंगलियां रखकर कहा, हीथ आओ। दरवाजे की छाया में अंधेरा हल्का सा हिला और एक पतला लंबा पर गोरा चेहरा उभरा। उसकी नाक तीखी थी और स्किन लगभग पारदर्शी। वह फ्यूचर का सेकंड मेट रोज बिशप हीथ डॉयल था। कैटेलाया ने कहा, वास्तविक स्थिति शेष तुम देख लेना। हाँ कैप्टन, हीथ डॉयल ने संक्षेप में कहा और छाया में लौट गया। कैटेलाया ने दायां हाथ उठाकर कुछ देर रोका, फिर कहा, फ्रैंक से अभी दूर रहना। उसने अपने मशरूम एक्सपेरिमेंट्स में ठहराव पा लिया है। मुझे डर है कि वह कुछ नया सोचेगा। उसी वक्त क्लाइन और दूसरी मैरोनेट की तलाश में मेरी दूसरी मैरोनेट का स्थान। क्लाइन 2 डंडियों को पकड़कर बार बार उछलकूद करके जब्त कर रहा था, पर डंडियां हिलती नहीं दिखीं। ये डिविनेशन फेल कर गया था, या कोलाइन सिटी में उस तरह की दूसरी मैरोनेट मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि अभी मिस्टिसिज्म तरीके अस्थायी रूप से बेकार हैं। कल मैं पैक करके चलूंगा। क्लाइन ने बुदबुदाया और डंडियां कूड़े में फेंक दी। पास खड़ा एंजो, जो अब अपने मालिक की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था, जमीन की तरफ देखता हुआ एक कप काली चाय बनाकर क्लाइन को दे गया। पहले के मुकाबले विनर अब लाल सा, थोड़ा सूर्य जलित रंग लिए हुए था, लगभग छाल की तरह। धीरे धीरे जब सब ठीक होगा तो वह गहरा तन पाएगा। क्लाइन ने सोचा कि रोज स्कूल से पहचान न हो, इसलिए इस मैरोनेट का भेष बदलाना होगा। उसने उसे धूप में रखा, बाल ज्यादा नहीं छोड़े, भवें ट्रिम करवाईं, चेहरा पाउडर किया और शेड्स पहनाकर एक नया रूप दिया। अब एंजो पहचानने में मुश्किल से आने वाला था, सिवाय फेसलेस के किसी जान पहचान के। वहीं साथ ही उसने मिस्टिसिज्म के उपाय भी किए, पेपर एंजल का एम्ब्रेस और अजिक का कॉपर विसल साथ रखा। इसके अलावा उसने पाया कि विनर के पैसिव लक और कैलेमिटी ट्रेट निष्क्रिय हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मैरोनेट होने की वजह से है या ग्रे फॉग की वजह से। चाय का एक घूंट लेते हुए क्लाइन ने ईस्ट और वेस्ट बालम का नक्शा कॉफी टेबल पर देखा और सोचा कहां से उसे दूसरी मैरोनेट मिल सकती है। तभी उसके आसपास के रंग जैसे सैचुरेटेड हो गए हों, किसी कलाकार ने वहां रंग भर दिए हों। फटाफट एंजो के पास एक आकृति प्रकट हुई। सिल्क टॉप हैट, काली सूट, ब्रोंज जैसी चमड़ी और आंखों में जिंदा अनुभव। उसके दाएं कान के नीचे एक छोटा काला मस्सा। ये कोई और नहीं बल्कि अजिक एगर्स ही थे। मिस्टर अजिक आ ही गए। क्लाइन पहले प्रसन्न हुआ, फिर देखा कि वह एंजो के पास ही प्रकट हुए हैं। यह दृश्य उसे हंसी सी दे गया। अजिक ने जैसे हमेशा अपने कॉपर विसल के जरिए उसे लोकेट किया हो, और जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने कॉपर विसल के इस्तेमाल से उस शख्स को पकड़कर तुरंत आत्मा दुनिया से बाहर निकाल लिया। क्लाइन बस हेल्पलेसली देखते रहे, हाथ फैलाए पर धीमे रहे। अजिक पहले से कुछ तमक सा खामोश थे। उन्होंने क्लाइन की नई शक्ल को देखा और पूछा, तुम तैयार हो?